Good morning, students. Today we will read lesson 6 Poet and Pancakes. First of all, about the author Asokamitran. 1931, a Tamil writer recounts his years at Gemini Studio in his book My Years with Bose, which talks of the influence of the movies on every aspect of life in India. अशोकामित्रन जिनका जीवन काल 1931 है, यानी उनका जन्म 1931 में हुआ, वो एक तमिल राइटर हैं जो रिकाउंट्स हिज ईयर्स, अपने सालों को याद करते हैं जेमिनी स्टूडियो के दौरान अपनी किताब माई ईयर्स विद बॉस में, जिसमें वो बताते हैं भारत के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फिल्मों के प्रभाव को। The Gemini Studio, located in Chennai, was set up in 1940. Gemini Studio जो चेन्नई में था 1940 में सेटअप किया गया था. It was one of the most influential film producing organization of India in the early days of Indian film making. ये भारत के शुरुआती फिल्म बनाने के दौरान भारत के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक था. इट्स फाउंडर वाज एस एस वासन. इसके संस्थापक थे एस एस वासन. द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन फाइल्स. अशोकामित्रन की जो जेमिनी स्टूडियो में था, उसकी ड्यूटी थी अखबारों की कटिंग को काटना अलग अलग विषयों पर और उनको एक फ़ाइल में स्टोर करना. मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड. बहुत सारी इनमें से हाथ के द्वारा लिखनी पड़ती थी. Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of Gemini Studio. हालांकि उसका वो अपना काम एक इनसिग्निफिकेंट टाइप का था, फिर भी ही वॉज मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो. वो जेमिनी स्टूडियो का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड, एक परिचित व्यक्तियों में से एक था. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस. और ये निम्नलिखित जो निबंध है वो उसकी किताब माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया है. नाउ वी विल स्टार्ट लेसन. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio brought in truckloads. Pancakes उस ट्रेडमार्क का नाम था जो बनाव श्रृंगार का सामान जैसी जेमिनी स्टूडियो जो मतलब श्रृंगार का सामान था जो जेमिनी स्टूडियो ट्रक भर भर कर खरीदता था. ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट. ग्रेटा गार्बो ने भी इसका यूज़ अवश्य ही किया होगा. मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट. मिस गोहर ने भी इसका यूज़ किया होगा. वैजयंती माला मस्ट हैव आल्सो यूज्ड इट. वैजयंती माला ने भी इसका यूज़ किया होगा. बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट. लेकिन शायद रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में ना सुना हो. द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ द बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स. ये जेमिनी स्टूडियो का जो श्रृंगार का कमरा था वो उस समय भवन के ऊपर के हिस्से में था, जिसे लॉर्ड क्लाइव की घुड़शाला माना जाता था. ए डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस. शहर में एक दर्जन दूसरे भवन भी उसके निवास स्थान समझे जाते थे. फॉर हिज brief life and even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battle in remote corners of India. रॉबर्ट क्लाइव के संक्षिप्त जीवन में मद्रास में उससे भी कम समय के लिए रुकने के बावजूद उसने कई निवास स्थान बदले होंगे तथा भारत के सुदूर कोनों में कुछ असंभव लड़ाइयाँ लड़ी होंगी. एंड मैरिंग ए मेडन इन सेंट मैरी चर्च इन सेंट पोर्ट इन मद्रास. और सेंट मैरी चर्च के में एक कुमारी से शादी भी की होगी. The makeup room had the look of the hair-cutting salon with lights at all angles, around half a dozen large mirrors.
बनाओ श्रृंगार, जो श्रृंगार का कमरा था वो किसी नाई की दुकान की तरह दिखाई देता था, जिसमें आधा दर्जन बड़े बड़े शीशों की तरह हर कोने पर लाइटें लगी होती थी। दे वर ऑल incandescent lights, so you can imagine the fire misery of those subjected to makeup. वो सब लाइटें बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रकार से तापदीप्त थी, इसलिए आप उनकी झुलसती हुई दुर्दशा की कल्पना कर सकते हो जिनका वहाँ पर श्रृंगार किया जाना था। The makeup department was first headed by Bengali who became too big for studio and left. बंगाल सबसे पहले यहाँ पर जो इसका जो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड था वो एक बंगाली था। बाद में उसकी जगह एक मराठी ने ले ली, क्योंकि वो वहाँ से छोड़ इतना बड़ा हो गया था कि वो वहाँ से छोड़कर चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय मराठीन। बाद में वो कौन मराठी आया, हाँ वही, हु वॉज असिस्टेंट बाय धरवर कन्नड़ एंड आंध्रा, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एन एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल तमिल लोकल्स। उसके सहायक एक धाकड़ कन्नड़, एक आंध्र वाले, एक भारतीय मद्रास ईसाई, एक एंग्लो बर्मी तथा सामान्य स्थानीय तमिल शामिल थे। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. इन सब से पता चलता है कि ऑल इंडिया रेडियो की राष्ट्रीय एकता पर प्रोग्राम प्रस्तुत करने से पहले ही वहाँ पर भारी राष्ट्रीय एकता थी। This gang of nationality integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancakes and number of other locally made potion and lotion. ये राष्ट्रीय एकता वाला समूह किसी भी अच्छे सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को अपने ट्रक भरे हुए पैनकेक्स के साजो श्रृंगार के सामान से तथा स्थानीय लोशन पोषण से लाल जामुनी रंग का भयानक राक्षस बना सकते थे। Those were the days of mainly indoor shooting. उन दिनों मुख्यतः शूटिंग इंडोर होती थी and only 5% of the film was shoot outdoors, और केवल 5% फिल्म ही आउटडोर शूटिंग होती थी। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. मेरा मानना था कि जो ये श्रृंगार थे स्टूडियो की लाइटों की वजह से ये ज़रूरी था कि लड़के लड़कियों को फिल्मों में सामने आने देने के योग्य बनाने के लिए उन्हें गंदा बनाया जाए, अर्थात सुंदर की बजाय गंदा बनाया जाए, जो मेकअप की कटाक्ष कर रहा है राइटर। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. मेकअप डिपार्टमेंट में पदानुक्रम बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता था, अर्थात पदानुक्रम होता है एक मतलब ओहदे के अनुसार जो स्टैंड हो। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्टर्स अजली। जो मुख्य मेकअप मैन था वो मुख्य एक्टर और एक्टर्स को गंदा बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो हीरोइन। उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो असिस्टेंट हीरो हीरोइन को यानी साइड हीरो हीरोइन को गंदा बनाता था। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन। जो जूनियर असिस्टेंट होता था मेकअप डिपार्टमेंट का वो मेन कॉमेडियन को गंदा बनाता था, एंड सो फोर्थ। तो आगे ऐसे ऐसे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। जो लड़के भीड़ का रोल निभाते थे उनकी जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियो के पास भी एक ऑफिस बॉय यानी दफ्तर का लड़का था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड लेयर्स। जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी तब बड़े बर्तन में पेंट डालकर भीड़ वाले का पाठ करने वाले उन लड़कों के ऊपर पेंट लगाते हुए आप उसे देख सकते थे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप।
तरकीब यह थी कि रंग लगाने की प्रक्रिया में चेहरे का हर रोमकूप बंद हो जाए, अर्थात जो रोम छिद्र होता है वो बंद हो जाए। ही wasn't exactly a boy, वास्तव में वो लड़का नहीं था। He was in early 40s, वो तकरीबन 40 साल का था। Having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or a lyrics writer, जो स्टूडियो में कई साल पहले इस उम्मीद से आया था कि वो एक बड़ा एक्टर बनेगा या राइटर बनेगा या डायरेक्टर बनेगा या फिर कोई गीतकार बनेगा। He was a bit of a poet, वो थोड़ा बहुत एक कवि भी था। In those days I worked in a cubicle, two wall sides of which were French windows. उन दिनों मैं एक कोठरी में काम करता था जिसकी दोनों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। I didn't know at the time they were called French window. उन दिनों में मैं नहीं जानता था कि उन खिड़कियों को फ्रेंच विंडो कहते हैं। Seeing me sitting at my desk staring up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. अपनी मेज़ पर ऐसे बैठे हुए पूरे दिन रात ऐसे अखबारों की कटिंग को फाड़ना, तो ज़्यादातर लोग सोचते थे कि मैं कुछ नहीं करता था। It is likely that the boss thought likewise too. और ऐसा था कि मेरे बॉस भी ऐसा ही समझते थे। अर्थात मेरे बॉस भी मानते थे कि मैं कुछ नहीं करता। मोस्टली बॉस ऐसे ही मानते हैं, मतलब कोई कुछ नहीं करता। So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. इसलिए ये कोई भी आदमी जो ये समझता था कि मुझे कोई कार्य दिया जाना चाहिए, मेरी कोठरी में घुस जाता था और मुझे लंबा सा व्याख्यान अर्थात लेक्चर दे जाता था। The boy in the makeup department had decided that I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. बनाव श्रृंगार वाले उस लड़के ने ये सोचा कि वह मुझे जानकारी दे दे कि वह एक ऐसे विभाग में है जो सिर्फ नाइयों और पथभ्रष्ट लोगों के लिए ही था। उसमें एक भारी साहित्यिक प्रतिभा कैसे बर्बाद हो रही थी। Soon I was praying for crowd shooting all the time. मैं जल्दी ही पूरे समय प्रार्थना करता रहता था कि भीड़ की शूटिंग होती रहे। Nothing sort of could save me from this epics. इससे कोई कम बात तो मुझे उस महाकाव्य से बचा ही नहीं सकती थी। अर्थात वो कवि था, अगर वो खाली होता था उसको कुछ न कुछ लेक्चर सुना देता था, कविता सुनाने लग जाता था, तो अगला कहता था कि मैं तो तभी बच सकता था अगर भीड़ की शूटिंग हो। तो ऑफिस बॉय को पूरा ट्रक भर भर के, मतलब पूरे बड़े बड़े बर्तनों में पेंट घोलना पड़ता था, भीड़ को पोतना पड़ता था। तो दैट्स वाई अगर वो तो तभी बच सकता था अगर भीड़ की शूटिंग हो, इसलिए मैं प्रार्थना करता रहता था कि वो भीड़ की शूटिंग चलती रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट विल रीड टुमारो। हैव ए नाइस डे। बाय।